always be the one you wanna call when it's cold outside. I will always be the one that's right here standing by your side. Open up your heart and let me in. नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। और आज हम सीबीएसई क्लास 12th का मैथ्स का चैप्टर पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट्स और सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 4.6। सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस यूजिंग मैट्रिक्स मेथड इन एक्सरसाइजेस 7 to 14। ये जो एक्सरसाइज है 4.6, इसके क्वेश्चन नंबर 7 से 14 तक आपको क्या करना है, मैट्रिक्स मेथड का इस्तेमाल करना है। और उसके बाद ये जो लीनियर इक्वेशन का सिस्टम गिवन है इसको सॉल्व करना है मैट्रिक्स मेथड के इस्तेमाल से। तो जो मैट्रिक्स मेथड है हमने क्या सीखा था, उसके अंदर हम क्या करते हैं, जैसे ये इक्वेशंस गिवन है तो हम क्या करते हैं, मैट्रिक्स के फॉर्म में इन इक्वेशंस को लिखते हैं। किस फॉर्म में लिखते हैं? ax इज इक्वल्स टू बी के फॉर्म में लिखते हैं। और उसके बाद यहाँ पे जो x होता है इसकी वैल्यू हमें यहाँ पे फाइंड करनी है, यानी कि वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 से आज स्टार्ट करेंगे। 6 तक हम ऑलरेडी देख चुके हैं, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है इसके अंदर दो इक्वेशंस गिवन है, ये पहली इक्वेशन है, ये सेकंड है। अब आपने करना क्या है कि यहाँ पे यूज करना है मैट्रिक्स मेथड। तो आपका सबसे पहला काम क्या होता है कि जो इक्वेशन होती है उनको ax इज इक्वल्स टू बी के फॉर्म में लिखना। ठीक है, क्या करना है आपको, राइटिंग इक्वेशंस एज ax इज इक्वल्स टू बी। ये आपका पहला स्टेप होता है कि जो इक्वेशंस होती हैं आपको उनको ax इज इक्वल्स टू बी के फॉर्म में लिखना होता है, जहाँ पे a क्या होता है, जो हमारा ये देखो ये a होगा, यहाँ पे आपका x आएगा, a इंटू में x, a इंटू में x इज इक्वल्स टू यहाँ पे आपका एक b मैट्रिक्स आएगा। तो ये क्या होता है, जो a होता है इसके अंदर आप क्या लिखते हो, जो वेरिएबल होते हैं उनके कोफिशिएंट्स लिखते हो। जैसे कि जो पहला आपको कॉलम बनेगा उसके अंदर आपको x के कोफिशिएंट्स लिखने हैं, तो होंगे 5 और 7। जो सेकंड कॉलम बनेगा उसके अंदर आपको y के जो कोफिशिएंट्स हैं वो लिखने हैं 2 और 3। और उसके बाद ये जो x होता है, x क्या होता है, x हमारे वेरिएबल के लिए होता है। तो वेरिएबल कितने हैं, x है और क्या है, y है। और उसके बाद b क्या होता है, b हमारा कांस्टेंट नंबर होता है। तो यहाँ पे राइट हैंड साइड है कांस्टेंट 4 और 5। तो आप देख सकते हो ये आपका a हो गया, ये आपका x हो गया और ये आपका b हो गया। अब ये आपने लिख तो दिया है, अब आपने क्या करना है, यहाँ पे फाइंड करना है x को। ठीक है, x को फाइंड करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ता है, आप इसको तभी फाइंड कर सकते हैं इसके सॉल्यूशन को जब इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। और सॉल्यूशन कब एग्जिस्ट करता है, तब आपका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा जिस समय हमारी इक्वेशन कंसिस्टेंट होगी। कंसिस्टेंट होगी उसके लिए आपको क्या शो करना पड़ता है कि मॉड ऑफ ए की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है। जिस समय आपकी जो डिटर्मिनेंट होती है यानी कि जो मॉड ऑफ ए होता है उसकी वैल्यू जब आपकी 0 के इक्वल नहीं आएगी, तब जो हमारा सिस्टम होता है वो कंसिस्टेंट होता है। ये हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक यही सीखा था ना कि कंसिस्टेंसी कैसे चेक करते हैं। तो सबसे पहले मॉड ऑफ ए की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करनी है। अगर नॉट इक्वल टू 0 आती है कि मतलब यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, हमारा सिस्टम कंसिस्टेंट है, इसका मतलब तभी आप इसको आगे फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। अगर सॉल्यूशन ही एग्जिस्ट नहीं करेगा तो आगे सॉल्व करने का कोई फायदा है नहीं। तो पहले आपको ये शो करना है कि कंसिस्टेंट है, ताकि हम ये शो कर सके कि हाँ भाई इसकी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करती है। तो यहाँ पे हम इसको कंसिस्टेंट सॉल्व करने के लिए, कंसिस्टेंट शो करने के लिए हम क्या करेंगे, मॉड ऑफ ए की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ लिखती हूँ मैं कैलकुलेट मॉड ऑफ ए। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। एक मिनट इसको ऊपर कर लेते हैं। हाँ जी, तो ये देखिए ये आपका ए है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, मॉड ऑफ ए कैलकुलेट करना है। तो ये हो जाएगा 5 3 ज़ा 15 माइनस में 7 2 ज़ा, ये हो जाएगा 14। अब 15 माइनस में 14 कितना होता है, 1 होता है। 1 जो होता है वो 0 के इक्वल नहीं होता है। आप लिख सकते हैं सिंस मॉड ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, जो हमारा मॉड ऑफ ए है वो इक्वल नहीं है 0 के। इसका मतलब क्या हुआ, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट एंड हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जब डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं आती है तब सिस्टम जो इक्वेशंस का होता है वो कंसिस्टेंट होता है, साथ ही में उसका एक यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। मतलब हम यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं x की वैल्यू। अब यहाँ पे आपने करना क्या है कि जो x है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब हमने सीखा कैसे था, देखो आपने सीखा था कि आप x की वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हो। मैं आपको बताती हूँ कैसे फाइंड करना है।
तो अभी क्वेश्चन को आगे करने से पहले एक बार मैं आपको यहाँ पे समझाना चाहती हूँ। आई थिंक कि मैं यहाँ पे इंट्रोडक्शन के अंदर ये रह गया था अपना। तो जो हम सॉल्यूशन होता है किसी भी एक लीनियर इक्वेशन के सिस्टम का, हम इन्वर्स की मदद से फाइंड कर सकते हैं। जो मैट्रिक्स का इन्वर्स होता है ना, उसकी मदद से आप फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे Ax इज इक्वल्स टू बी के फॉर्म में सबसे पहले लिखते हैं हम इक्वेशन को। अब करना क्या है कि हमें क्या करना है, इन्वर्स की मदद से फाइंड करना है सॉल्यूशन। तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ए इनवर्स इंटू में ए एक्स इज इक्वल्स टू ए इनवर्स बी हो जाएगा। और उसके बाद ये जो ए इनवर्स है ये मल्टीप्लाई कर देगा इनको। तो ए इनवर्स इंटू में ए इंटू में एक्स इज इक्वल्स टू ए इनवर्स बी हो जाएगा। अब हमने देखा था कि ए इनवर्स इंटू में ए क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। तो यहाँ पे आई एक्स इज इक्वल्स टू ए इनवर्स बी हो गया। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हो तो वो खुद आता है, यानी कि आई इंटू में एक्स आ गया, एक्स इज इक्वल्स टू ए इनवर्स बी। ठीक है, तो ये जो होता है ये पूरा प्रॉपर इसका वो है मेथड है, इसको किस तरीके से आया है ये सिंपली आप ऐसे भी कर सकते हो। ये जो ए एक्स है वो इक्वल टू बी है। ए अगर दूसरी साइड जाएगा तो 1/a हो जाएगा, और ए इनवर्स को आप 1/a के फॉर्म में लिख सकते हो। तो x की वैल्यू आएगी ए इनवर्स बी। अब ये जो आपके पास फॉर्मूला है इसकी वजह से आप x की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हो, ए इनवर्स की भी फाइंड कर सकते हो, और b की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा शायद इंट्रोडक्शन में रह गया था, आपने यहाँ पे समझ लिया है। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन के अंदर फर्दर, इसको यहाँ पे वीडियो को वापस से कंटिन्यू कर। तो देखो कहाँ पे क्या हमारा ये रहा, ए एक्स इज इक्वल्स टू बी के इक्वल है। यहाँ पे आपको किस चीज़ की वैल्यू चाहिए, एक्स की चाहिए। तो जो ए है वो जब दूसरी साइड जाएगा ना, तब आप उसको इन्वर्स के रूप में लिखोगे। क्या करोगे, उसको इन्वर्स के रूप में लिखोगे। जब हमारा ए दूसरी साइड शिफ्ट हो जाएगा ना, जब ये जो ए है जब इस साइड जाएगा तब वो ए इन्वर्स बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ क्या है, यहाँ पे मल्टीप्लाई में उस साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो जो ए इनवर्स होता है आप उसको ऐसे लिख सकते हो ना, 1/में ए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये एक्स इज इक्वल्स टू बी इंटू में 1/में ए। तो इसको कैसे लिख सकते हो, एक्स इज इक्वल्स टू ए इनवर्स बी लिख सकते हो ना ऐसे। तो ऐसे हम लिखेंगे एक्स इज इक्वल्स टू ए इनवर्स बी के फॉर्म में। और जहाँ पे जो ए इनवर्स होता है इसका फॉर्मूला हमने देखा था, क्या होता है इसका फॉर्मूला, 1/में मॉड ऑफ ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए। ये आपका ए इनवर्स का यहाँ पे फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो आपके पास ये वैल्यू आएगी एक्स की, ऐसे वैल्यू आती है। और यहाँ पे ए इनवर्स की वैल्यू यहाँ पे वाली ऐसे आएगी। तो मॉड ऑफ ए तो कैलकुलेट कर लिया, अब एडजॉइंट ऑफ ए कैलकुलेट करना है तो करते हैं। ठीक है, 1 मिनट इसको ऊपर करती हूँ मैं, दिखाई नहीं देगा ना वरना। 1 मिनट, हाँ जी अब ठीक है। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पे ए इनवर्स कैलकुलेट करना है, तभी आपके पास एक्स की वैल्यू आएगी ना। बी की वैल्यू तो हमारे पास ऑलरेडी है, लेकिन हमें एक्स की वैल्यू चाहिए तो उसके लिए ए इनवर्स चाहिए। तो ए इनवर्स कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे मॉड ऑफ ए की वैल्यू हमारी 1 आई थी। अब यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए कैलकुलेट करना है, तो मैंने आपको बताया था यहाँ पे 2 × 2 ऑर्डर करना है। ए तो हम सिंपली शॉर्टकट यूज़ कर सकते हैं। ए की वैल्यू है 5, 7, 2 और 3। यहाँ पे आपको एडजॉइंट फाइंड करना है। डायगोनल का पेयर बनाया, सी आई किया, यानी कि इनका क्या करना है, साइन चेंज करना है, इनको इंटरचेंज करना है। तो एडजॉइंट की वैल्यू आएगी 3, यहाँ पे 5 आएगा, यहाँ -7 या -2। ये एडजॉइंट की वैल्यू आ गई। यहाँ पे आपको क्या करना है, ए इनवर्स की जगह ये वैल्यू पुट करनी है। तो देखो मैं दूसरे पेज पे लिखती हूँ, या फिर एक बार यहाँ लिख देती हूँ। ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 1/, में मॉड ऑफ ए की जगह 1 आएगा। अब एडजॉइंट ऑफ ए की जगह ये आएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/1 तो 1 हो गया, यानी कि ए इनवर्स की वैल्यू यही आएगी, यही हमारा ए इनवर्स आएगा। ठीक है, अब तो यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, नेक्स्ट पेज पर एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। तो नेक्स्ट पेज पे मैंने लिख दिया कि इस तरीके से हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे एक्स की यानी कि वेरिएबल्स की वैल्यू मिलेगी। एक्स और वाई वेरिएबल है, ये एक्स की वैल्यू है। ए इनवर्स की वैल्यू अभी हमने जस्ट फाइंड की, और बी की वैल्यू हमें पता है, जो कांस्टेंट नंबर थे वो हमारे थे राइट हैंड साइड वाले। तो ये हमारे पास बी की वैल्यू है, यहाँ पे पुट कर देते हैं वैल्यूज। तो ये हो जाएगा एक्स की वैल्यू है एक्स, y इज इक्वल्स टू ए इनवर्स इंटू में बी। तो ए इनवर्स है 3, यहाँ पे है -7, -2, यहाँ पे 5, इंटू में बी करना है, यानी इंटू में यहाँ पे 4 और 5। अब ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो यहाँ पे x और यहाँ पे y। तो यहाँ पे आपके पास वैल्यू आ जाएगी, हो जाएगा 3 इंटू में 4, ये हो जाएगा प्लस में -2 इंटू में 5, और यहाँ पे हो जाएगा -7 इंटू में 4, यहाँ पे प्लस में 5 इंटू में 5। ठीक है, इसको सॉल्व कर दो और आपके पास x और y की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, हम आराम आराम से एक एक स्टेप करते हैं ताकि आपको भी समझ आता रहे। ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा माइनस में, प्लस माइनस माइनस हो गया 10, यहाँ पे हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस में 28, प्लस में 25। तो आपके पास ये वैल्यू आएगी x और y की, यहाँ पे मैं लिखती हूँ, ये वैल्यू आ जाएगी, ये हो जाएगा 12 - 10 2, और ये हो जाएगा 25 माइनस में 28 यानी -3। अब यहाँ पे कंपेयर करोगे, देखो ये क्या है, मैट्रिसेस इक्वल हैं, क्योंकि इनका जो ऑर्डर है वो क्या है, इक्वल है। यहाँ पे आप देख सकते हो 2 रो हैं और 1 कॉलम है, तो ये क्या है, इक्वल है, यानी कि जो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो क्या है, इक्वल है। तो आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं, सिंस मैट्रिसेस आर इक्वल therefore their
corresponding elements आर ऑल्सो इक्वल। ठीक है, ये इक्वल है मैट्रिसेस, इसलिए इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे। हेंस यहाँ से आप देख सकते हो कि x की वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी, और जो y है उसकी वैल्यू -3 आएगी। तो ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपने जो मेथड का इस्तेमाल किया है आंसर को फाइंड करने के लिए, उसी को आप मैट्रिक्स मेथड कहते हैं, जिसके अंदर x = a इनवर्स b से आपको आंसर मिलता है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 था। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पे भी आप देख सकते हो आपको 2 इक्वेशंस गिवन है। ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये सेकंड है। ये क्या सिस्टम है हमारी लीनियर इक्वेशंस का। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे मैट्रिक्स मेथड से इसको सॉल्व करना है, यानी कि मैट्रिक्स मेथड की मदद से x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसका आंसर देखते हैं। इसके अंदर भी स्टेप नंबर 1 आपका यही रहेगा। आपको क्या करना है, इस इक्वेशन को ax = b के फॉर्म में सबसे पहले लिखना है, और उसके बाद हम बाद में x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, जो होती है a इनवर्स इंटू में b। ठीक है, तो यहाँ पे इस फॉर्म में इसको लिखेंगे। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, देखो a की वैल्यू क्या होगी, 2, 3, -1 और 4। ये क्या है आपके पास, कोफिशिएंट ऑफ x है, और ये क्या है, ये आपके पास कोफिशिएंट ऑफ y। ठीक है, तो ये आपने इस तरीके से a लिख दिया। इनटू में आपको क्या करना है, x करना है। तो x क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं, वेरिएबल है x और y = b। तो b क्या है हमारा, ये जो कांस्टेंट नंबर है, यानी -2 और 3, ये आपका b हो गया, ये आपका x है, और ये जो है ये आपका a है, और ये आपका b है। ठीक है, अब आपने करना है क्या है कि यहाँ पे आपको सबसे पहले ये फाइंड करना पड़ेगा कि जो सिस्टम है उसकी जो यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, या फिर इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता भी है या नहीं करता है। तो उसके लिए मॉड ऑफ a कैलकुलेट करना है। क्या करना है, कैलकुलेट मॉड ऑफ ए, यानी कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर नॉट इक्वल टू 0 आती है तो भाई उसका यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, वो कंसिस्टेंट है सिस्टम। तो यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं। तो मॉड ऑफ ए की वैल्यू देखो, ये ए था, तो इसकी हमें डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो 2 4 यहाँ पे 8 हो जाएगा, और माइनस में 3 × में -1 यानी कि -3, तो ये हो जाएगा 8 प्लस में 3, और इसकी वैल्यू होती है 11। अब जो 11 होता है ये 0 के इक्वल नहीं होता है। आप लिख सकते हैं सिंस मॉड ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर सिस्टम of equations is consistent and has a unique सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे भी इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। इसे नेक्स्ट पेज पे हम फाइंड करते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि हम कर क्या रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप ब्लैंक बैठे हुए। देखो सबसे पहले करना क्या है कि ax = b के फॉर्म में इक्वेशन को लिखना है, और उसके बाद मॉड ऑफ a की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर हमारा सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा तभी हम उसको आगे फर्दर सॉल्व करेंगे, अगर नहीं करेगा तो वहाँ पे आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अगर मॉड ऑफ a की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आ गई तो कंसिस्टेंट है सिस्टम, और वहाँ पे हमारा सॉल्यूशन यूनिक एग्जिस्ट करेगा। उसके बाद आपको क्या करना है, x = a इनवर्स b से हमें x की वैल्यू मिलेगी, तो आपको यहाँ पे a इनवर्स कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इस तरीके से आपकी x की वैल्यू, यानी कि x और y वेरिएबल होंगे, तो उनकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इतने ही स्टेप है, बहुत ही ईजी है ये। तो हम नेक्स्ट पेज पे इसको आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आपने देख लिया मॉड ऑफ a की वैल्यू कितनी आई, 11 आई, जो 0 के इक्वल नहीं है। यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पे मैंने लिख दिया है कि ax = b के फॉर्म में हमने हमारी इक्वेशन को लिखा। अब यहाँ पे हमें x की वैल्यू चाहिए, तो a को इस साइड भेजोगे तो a इनवर्स b आ जाएगा। x की वैल्यू आएगी a इनवर्स b करके, ये a की वैल्यू थी, ये b की थी। तो a इनवर्स फाइंड करने के लिए ये फॉर्मूला होता है 1/, में मॉड ऑफ a इंटू में ये क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ a हो जाएगा। तो यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ a की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो सिंपल से ट्रिक से कर सकते हो, इनको आपस में एक्सचेंज कर दो। यहाँ पे 4, यहाँ 3, सॉरी यहाँ पे 2 आ जाएगा, क्योंकि 4 और 2 आपस में इंटरचेंज हुए हैं। यहाँ पे 3 का साइन चेंज हो जाएगा, -3 -1 बन जाएगा +1। ठीक है, तो ये एडजॉइंट ऑफ क्या आ गया, a आ गया। यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं। a इनवर्स = मॉड ऑफ a की वैल्यू आपके पास 11 आई थी, जस्ट अभी फाइंड की थी पिछले वाले पेज में। 1/, में 11 इंटू में एडजॉइंट ऑफ a, यानी कि 4, 1, -3 और 2, ये आपका क्या आ गया, a इनवर्स आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं। x की वैल्यू आएगी 1/, में 11 इंटू में, यहाँ पे क्या लिखा है, a इनवर्स लिखा, इंटू में हमें क्या करना है, b करना है। तो b है -2 और 3। अब इनको क्या करना है, आपस में मल्टीप्लाई करना है, और आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो जो x है हमारा क्या है, x और y है, ये क्या है, हमारे वेरिएबल्स है। तो यहाँ पे लिख देते हैं x y = 1/, में 11 है। इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है, ये हो जाएगा 4 इंटू में 2 प्लस में 1 इंटू में 3, यहाँ पे हो जाएगा -3 इंटू में -2, यहाँ पे हो जाएगा प्लस में 2 इंटू में 3। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करते हैं और आपके पास x और y की वैल्यू आ जाएगी।
यहाँ पे x है, यहाँ y है, इज इक्वल्स टू 1/11, ये हो जाएगा -8 प्लस में 3, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस में, और 3 2 हो जाएगा 6, ये हो जाएगा प्लस में 6। ठीक है, अब ये वैल्यू आपके पास आ गई है, बस इसको आगे आपको सॉल्व कर देना है और आपके पास सारी की सारी वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है जी, 1 मिनट में इसको ऊपर कर लेती हूँ। ये x और y इज इक्वल्स टू 1 में यहाँ पे 11 हो जाएगा, 3 माइनस में 8 आपके पास हो जाएगा जी -5, और 6 प्लस में 6 हो जाएगा 12। अब यहाँ पे जो 1 में 11 है, आप क्या कर सकते हो, इसको हर एक जो एलिमेंट है उनसे मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो ये हो जाएगा यहाँ पे एक्स वाई इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा -5/11, ये हो जाएगा 12/11। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्या आ गया, जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं वो इक्वल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो आप देख सकते हो जो मैट्रिसेस हैं उनके जो ऑर्डर हैं वो सेम है, यानी कि यहाँ पे लिख सकते हो, मैं फिर लिख देती हूँ, हेयर मैट्रिसेस आर इक्वल, therefore their corresponding elements आर ऑल्सो इक्वल। आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो मैट्रिसेस हैं ये इक्वल हैं, क्योंकि इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो भी इक्वल रहेंगे, और साथ में इनका ऑर्डर क्या है, इक्वल है। इस वजह से ये इक्वल है, दोनों मैट्रिसेस इक्वल है, मतलब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो हेंस x के कॉरस्पॉन्डिंग है -5/11, तो ये x की वैल्यू होगी एंड, और आपके पास y की वैल्यू आएगी 12/11। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो गया, ये आपने फाइंड करना था। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। किस चीज़ का आंसर है, 1 मिनट, कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है। अब हम नेक्स्ट पेज पे हम क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। अच्छा जी, तो नेक्स्ट पेज पे मैंने क्वेश्चन नंबर 9 लिख दिया है। यहाँ पे भी आपको 2 इक्वेशंस गिवन है। तो अभी फ़िलहाल जो ट्राईमैक्स पेन है उसकी इंक ख़त्म हो गई, दूसरे रूम में रखी हुई है। अभी रात को शूट कर रही हूँ तो दूसरे रूम में भी जाके ले नहीं सकती हूँ, इसी से काम चला लीजिएगा प्लीज़। तो ये आपके 2 इक्वेशंस होगी। ये क्या है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है। अब आपको करना क्या है, इसको ax इज इक्वल्स टू बी के फॉर्म में लिखना है। ठीक है, ये जो इक्वेशंस है ना, ये सिस्टम इक्वेशन का, लीनियर इक्वेशन का, इनको ax इज इक्वल्स टू बी के फॉर्म में लिखना है। और उसके बाद मॉड ऑफ a हम फाइंड करेंगे, और अगर मॉड ऑफ a नॉट इक्वल टू 0 आता है, मतलब जो सिस्टम है वो कंसिस्टेंट है, मतलब यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। उसके बाद हम x इज इक्वल्स टू a इनवर्स b करके यहाँ पे फाइंड कर लेंगे x की वैल्यू जो है हमारे वेरिएबल्स। ठीक है, तो इसका आंसर देखते हैं। ये पेन थोड़ा चल नहीं रहा है तो ये नया ही पेन, कोई बात नहीं, देखते हैं। आपने क्या करना है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, राइटिंग इक्वेशन एज ax इज इक्वल्स टू बी के फॉर्म में आपको क्या करना है, इसको लिखना है। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या होगी, कोफिशिएंट्स ऑफ वेरिएबल, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 और 3, देन यहाँ पे हो जाएगा -3 और -5, इनटू में x है तो इनटू में हो जाएगा x और y इज इक्वल्स टू b है, तो b यहाँ पे कांस्टेंट नंबर्स होंगे जो राइट हैंड साइड है, यानी कि 3 और 7। ठीक है जी, ये आपका a है, ये आपका x एंड दिस इज योर b। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे मॉड ऑफ a कैलकुलेट करना है, ये चेक करने के लिए कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा या नहीं। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ कैलकुलेट मॉड ऑफ ए। ठीक है, तो मॉड ऑफ ए कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे डिटरमिनेंट फाइंड करना है। आपको आता है 2 × 2 ऑर्डर का कैसे करते हैं, तो ये हो जाएगा 4 × में -5 यानी -20, माइनस ऑफ 3 × में -3 यानी कि -9, ये हो जाएगा -20 प्लस में 9। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपके पास मॉड ऑफ e की वैल्यू आ जाएगी, जो बताइए क्या होगी, -11 होगी। ये तो बहुत इजी सा कैलकुलेशन है, -11 होगी। अब जो -11 होता है ये नॉट इक्वल टू 0 होता है, -11 और 0 इक्वल नहीं होते हैं, इसका मतलब यहाँ पे सिस्टम कंसिस्टेंट है, सिंस मॉड ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ लिख सकते हैं, सिंस मॉड ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर given system of equations is consistent and has a unique सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ पे मॉड ऑफ ए की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं आई है, यानी कि जो सिस्टम है इक्वेशन का वो कंसिस्टेंट है, साथ ही में उसकी यूनिक सॉल्यूशन यहाँ पे एग्जिस्ट करेगी, मतलब यहाँ पे हम इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। अब हमें पता है कि ये देखो ax इज इक्वल्स टू बी के फॉर्म में लिखा। अब यहाँ पे हमें x की वैल्यू चाहिए, तो x इधर रखेंगे, इधर जाके 1/a यानी कि a इनवर्स इंटू में b हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, x की वैल्यू को इस तरीके से फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे आपको a इनवर्स की वैल्यू चाहिए, और a इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1/में मॉड ऑफ a इंटू में एडजॉइंट ऑफ a। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से सबसे पहले हम क्या करेंगे, a इनवर्स को कैलकुलेट करेंगे। तो अब हम करने क्या वाले हैं, कैलकुलेटिंग
ए इनवर्स फाइंड करेंगे। तो ए इनवर्स के लिए सबसे पहले जो ए है उसकी वैल्यू है हमारे पास 4, 3, -3 और -5। इसका आपको क्या चाहिए, तो मॉड ऑफ ए चाहिए, जो अभी कैलकुलेट किया कितना है -11 है। और आपको क्या चाहिए, इसका एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए। उसके लिए शॉर्टकट ट्रिक अप्लाई करेंगे, क्योंकि ये 2 × 2 ऑर्डर का है। तो ये जो शॉर्टकट ट्रिक है ये 2 × 2 ऑर्डर के लिए होती है, चेंज और यहाँ पे चेंज साइन और यहाँ पे इंटरचेंज। तो करना क्या है कि इनको क्या करना है, इनको आपस में इनके साइन चेंज कर देनी है, आपस में चेंज नहीं करनी है। जैसे कि यहाँ पे प्लस है साइन तो नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ पे इनको इंटरचेंज करना है, यानी कि इनकी पोजिशंस को चेंज कर देना है। तो एडजॉइंट ऑफ ए आएगा 5, आई थिंक ये -5 है, लेट मी कन्फर्म इट, 1 मिनट बस। हाँ जी, तो ये -5 है और यहाँ पे आ जाएगा 4 और यहाँ पे हो जाएगा -3 था तो +3, क्योंकि साइन चेंज कर रहे हैं। यहाँ पे +3 था तो यहाँ पे आ जाएगा -3। तो ये क्या आ गया, एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। ठीक है, अब करना क्या है कि ए इनवर्स कैलकुलेट करना है। तब हमें पता है कि ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1 में मॉड ऑफ ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए। तो यहाँ पे मॉड ऑफ ए की वैल्यू -11 है, तो ए इनवर्स की वैल्यू आएगी -1 में 11 और यहाँ पे आएगा एडजॉइंट ऑफ ए है -5, -3, 3 और 4। अब ये वैल्यू आ गई ए इनवर्स की। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे फाइंड करना है x की वैल्यू जो होती है ए इनवर्स इंटू में b। यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं और फाइंड करते हैं x और y की वैल्यू। तो ये जो x है इसकी जगह आप लिख सकते हैं x और y इज इक्वल्स टू ए इनवर्स की ये वैल्यू आई -1 में 11 -5 -3 3 और 4 इंटू में आपको क्या करना है बी मैट्रिक्स। और आपका बी मैट्रिक्स क्या था, राइट हैंड साइड में जो कांस्टेंट नंबर थे वो था, और वो था जी आपका 3 और 7। अब आपने करना है क्या है कि यहाँ पे जो भी कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है उनको आपस में मल्टीप्लाई करना है और आपके पास x और y की वैल्यू आ जाएगी। तो मैं यहाँ पे करके लिखती हूँ, ये देखो ये क्या हो जाएगा -5 इंटू में 3 प्लस में 3 इंटू में 7। ये तो आपको आता ही होगा क्योंकि आप 4.6 कर रहे हैं, तो आप पुराना सब कुछ सीख के आए होंगे, मैं ये अज्यूम करके चल रही हूँ। अगर आपको फिर भी लगता है कि आपको कहीं ना कहीं डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास ये वैल्यू आएगी एक्स वाई इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा -1 में 11, यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 15 और यहाँ पे हो जाएगा -9 और ये हो जाएगा प्लस में 28। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब आप क्या करो, यहाँ पे माइनस है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से माइनस को कॉमन ले लेंगे ताकि ये माइनस माइनस प्लस बन जाए। तो इसको लिख सकते हो आप 1 में 11, ये हो जाएगा फिर 15 माइनस में 21 और ये हो जाएगा 9 माइनस में 28। हमने क्या किया कि यहाँ पे जो माइनस था इसको हटाने के लिए हमने यहाँ से माइनस को कॉमन लिया, तो माइनस और माइनस प्लस बन गया। ठीक है, अब ये जो वैल्यू हो जाएगी इसको कैसे लिख सकते हैं, देखो ये हो जाएगा 1 में 11 और ये हो जाएगा -6, यहाँ पे माइनस में 19। अब 1 में 11 को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपके पास जो x और y है इनकी वैल्यू क्या आएगी, -6 में 11 और ये हो जाएगा आपके पास माइनस में 19 में 11। ठीक है, हेंस x इज इक्वल्स टू -6 में 11 एंड y इज इक्वल्स टू -19 में 11। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ गया। हमने इनको इक्वल कैसे करके लिखा, क्योंकि ये मैट्रिसेस हैं, इनके ऑर्डर क्या है, इक्वल है, यानी कि इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है वो भी इक्वल है। इस वजह से इनको आपस में इक्वल करने के बाद x की वैल्यू आ गई और y की आ गई। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 था। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 10 भी सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे मैंने नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन नंबर 10 लिख दिया है। अब की बार भी ये क्या है, सिस्टम इक्वेशंस का ये पहली इक्वेशन होगी और ये आपकी सेकंड इक्वेशन होगी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, मैट्रिक्स मेथड का इस्तेमाल करके आपको इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले वही हम करेंगे, स्टेप नंबर 1 वो होगा हमारा ax = b के फॉर्म में इसको लिखना। ठीक है, तो इसका आंसर देखते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ, राइटिंग इक्वेशन एज ax = b के हमें फॉर्म में लिखना है। तो इसको कैसे लिख सकते हो, ये हो जाएगा 2 इंटू में x है वेरिएबल वाला हमारा मैट्रिक्स इज इक्वल टू b है हमारा कांस्टेंट नंबर वाला मैट्रिक्स जो होगा यहाँ पे 3 और 5। अब ये हमारा a हो गया, ये हमारा x हो गया और ये हमारा b हो गया। अब हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे मॉड ऑफ ए, ये डिटरमाइन करने के लिए कि इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। तो मॉड ऑफ ए की वैल्यू यहाँ पे कितनी आएगी, देखो ये हो जाएगा 5 2 ज़ा 10 माइनस में 3 2 ज़ा 6 यानी कि 4 आएगा। 4 जो होता है 0 के इक्वल नहीं होता है, यानी कि सिस्टम क्या है, कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट सिस्टम है, यानी कि यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। तो अब यहाँ पे लिख सकते हैं, सिंस मॉड ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 देयरफॉर गिवन सिस्टम ऑफ equations is consistent and has a
यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है जी, तो ये आपने लिख दिया है। अब आप क्या करोगे, इसको आगे फर्दर सॉल्व कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे x की वैल्यू चाहिए। आपने क्या किया, ax इज इक्वल्स टू बी के फॉर्म में लिखा। अब x इज इक्वल्स टू ए इनवर्स बी आपको चाहिए, तो यहाँ पे आपको क्या चाहिए, ए इनवर्स चाहिए। तो ए इनवर्स आप कैसे फाइंड कर सकते हो, ए इनवर्स फाइंड करने के लिए 1 में मॉड ऑफ ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए आपके पास क्या होता है, फॉर्मूला होता है, तो ये यूज़ करेंगे हम। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए, तो वो कैलकुलेट कर लेते हैं सबसे पहले। तो आप देख सकते हो आपके पास जो ए है, ए की वैल्यू क्या है आपके पास 5, 3, 2 और 2 है। यहाँ से एडजॉइंट की वैल्यू कितनी आएगी, इनको तो आपको करना है इंटरचेंज, यानी कि 2 और 5, और इनके करने हैं आपको साइन चेंज, यानी कि -3 और -2। ये आपका एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। ए इनवर्स की जगह पुट करते हैं, तो ए इनवर्स की वैल्यू आएगी 1 में मॉड ऑफ ए। मॉड ऑफ ए की वैल्यू थी 4 इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए यानी कि 2, -2, -3 और 5। ठीक है, अब इसके अंदर वैल्यू पुट कर देते हैं। x की जगह लिख सकते हैं x और y इज इक्वल्स टू ए इनवर्स है 1 में 4 इंटू में ये है 2, -3, -2 और 5, और इंटू में b करना है, तो b है 3 और 5। ठीक है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है और आपके पास x और जो y है उसकी वैल्यू आ जाएगी। बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, ये कैलकुलेशन आपको ऑलरेडी आता है। तो कर देते हैं मल्टीप्लाई। यहाँ पे x और y इज इक्वल्स टू 1 में 4, ये हो जाएगा आपके पास 2 इंटू में 3, ये हो जाएगा माइनस में, यहाँ पे पहले प्लस आएगा। ठीक है, फिर प्लस में इंटू में एलिमेंट है -2 इंटू में 5, और यहाँ पे हो जाएगा -3 इंटू में 3, फिर प्लस में 5 इंटू में 5। इसको सॉल्व कर दो बस। ठीक है, x और y की वैल्यू यहाँ से आएगी 1 में 4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपके पास -4 और 16। इसको सॉल्व करोगे तो -4 आएगा। कैसे आएगा देखो, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा -10, यानी कि 6 - 10 -4, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा प्लस में 25, यानी कि 25 माइनस में 9 16। तो आपके पास वैल्यू आएगी यहाँ से x और y की, ये हो जाएगा 4 और 4 कैंसिल, यानी कि ये -1 और ये हो जाएगा 4। तो आपके पास x की वैल्यू -1 आएगी और y की वैल्यू क्या आएगी, 4 आएगी। तो आप यहाँ सीधा लिख सकते हैं हैंस x इज इक्वल्स टू -1 एंड y इज इक्वल्स टू 4। इसको लिखने से पहले आप ये भी मेंशन कर सकते हैं, हेयर सिंस मैट्रिसेस आर इक्वल देयरफॉर देयर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, हैंस x इज इक्वल्स टू -1 एंड y इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। अब नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करते हैं। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 11। अब की बार आपको 3 इक्वेशंस गिवन है, ये तीनों का क्या एक सिस्टम है। एक मिनट, ये पेन अच्छे चल नहीं रहा है। हाँ जी, तो ये आपका क्या है, इक्वेशन का सिस्टम है। अब आपने क्या करना है, इसको ax इज इक्वल्स टू बी के फॉर्म में लिख देना है। यहाँ पे मैंने लिख दिया, ये आपका a है, ये आपका x है और ये आपका क्या है, b है। ठीक है, अब आपने करना है क्या है कि मॉड ऑफ a कैलकुलेट करना है। तो ये मॉड ऑफ a के लिए ये जो a है इसका डिटरमिनेंट कैलकुलेट करोगे। आप चाहे कॉलम नंबर 1 से कर लो, रो नंबर 1 से कर लो, कॉलम सेकंड से कर लो, या किसी भी रो से कर लो, या चाहे किसी भी कॉलम से कर लो, आंसर सेम आएगा। तो यहाँ पे डिटरमिनेंट की वैल्यू 34 आएगी। आपको खुद कैलकुलेट करनी है, आपको आती है ना। तो आपको क्या करना है, मॉड ऑफ ए कैलकुलेट करना है। 34 आएगा जो 0 के इक्वल नहीं है, इसका मतलब जो सिस्टम है इक्वेशन का वो कंसिस्टेंट है और साथ ही में इसका यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। तो अब फर्दर हम सॉल्व करेंगे। अब हमने क्या किया, एक्स इज इक्वल्स टू बी के फॉर्म में लिखा। अब हमें क्या करना है, एक्स की वैल्यू चाहिए, यानी कि जो वेरिएबल है इनकी वैल्यू चाहिए। तो ये आएंगे ए इनवर्स बी से। अब आपको क्या करना है, ए इनवर्स कैलकुलेट करना है। तो जो ए इनवर्स होता है ये कैसे होता है, 1 में मॉड ऑफ ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए होता है। तो जो एडजॉइंट ऑफ ए है यहाँ पे कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले माइनर्स फाइंड करने हैं। जब माइनर आ जाएंगे तब कोफैक्टर फाइंड करने हैं, और जो कोफैक्टर आ जाएंगे उसके बाद क्या करना है, उसका ट्रांसपोज कर देना है। ठीक है, तो ऐसे करने के बाद आपके पास क्या आएगा, एडजॉइंट ऑफ ए आएगा। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिखूंगी एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू। ये आपको पॉज करनी है वीडियो और उसके बाद उसको चेक करना है, मतलब सॉल्व करना है, और उसके बाद उसको चेक करना है वीडियो से कि आपके आंसर सही आई है या नहीं आया। ठीक है, तो जो एडजॉइंट ऑफ ए है इसकी वैल्यू जो आएगी मैं यहाँ लिख देती हूँ, मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखी है। 13, 5 और 3। देखो सारा का सारा कैलकुलेट मैं कर दूँगी तो फ़ायदा ही क्या होगा, है ना। अगर आप सीख ही रहे हो तो खुद भी करो कैलकुलेशन, आपकी भी स्पीड अच्छे से होनी चाहिए, आपको अच्छे से कैलकुलेट करना आना चाहिए ना, क्योंकि पेपर में तो आप ही को करना है। मैं तो आपको कॉन्सेप्ट समझा सकती हूँ, समझना और उसको सॉल्व करना आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे 13, 5, 3 आएगा, यहाँ पे आएगा 8, -10, -6। देन यू विल हैव थर्ड कॉलम ऑफ 1, 3 एंड -5। ये आपके पास एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू आएगी। यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं तो ए इनवर्स की वैल्यू आएगी 1 में मॉड ऑफ ए, यानी 1 में 34, और यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आएगा, ए इनवर्स आएगा। अब आपने करना क्या है कि इसको x इज इक्वल्स टू ए इनवर्स बी के फॉर्म में लिखना है, ताकि आपके पास जो x है उसकी वैल्यूज आ जाए। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे पुट कर देनी है वैल्यूज इसके अंदर। तो कर देते हैं, तो x इज इक्वल्स टू है, तो x की वैल्यू है x, y और z इज इक्वल्स टू है ए इनवर्स, यानी कि 1 में 34 इंटू में ये हो जाएगा 13, 5, 3
8 -10 -6 1 3 और -5। अब आपको क्या करना है, इनटू में b करना है, तो b है 1, यहाँ पे 3/2 और यहाँ पे 9। अब आपने करना क्या है कि इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है, जो एक नया मैट्रिक्स आएगा उसके हर एक एलिमेंट को 1/34 से मल्टीप्लाई करना है। जब ऐसा कर दोगे ना, जब ये सॉल्व कर दोगे, आपको ये खुद मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। मैंने पिछले क्वेश्चंस के अंदर मल्टीप्लाई करके दिखाया था, ये आप खुद ट्राई करोगे और आंसर चेक करोगे। तो यहाँ पे आपके पास जो वैल्यू आएगी वो मैं लिखती हूँ, यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे हाफ, यहाँ पे -3/2, ठीक है। तो ये आपके पास वैल्यू आएंगी। यहाँ पे जब इनको कंपेयर करोगे तो जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है वो इक्वल होंगे, यानी आप यहाँ लिख सकते हो हेंस x की वैल्यू आएगी 1, y की वैल्यू यहाँ पे आएगी 1/2 एंड जो z है, z की कॉरस्पॉन्डिंग है -3/2, ठीक है। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। तो ये आपको क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करते हैं। अच्छा जी, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 है। अब की बार 3 इक्वेशंस गिवन है। ये क्या है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है। अब आपको क्या करना है, इसको ax = b के फॉर्म में लिखना है। ये आपका a हो गया, ये x हो गया और ये आपका b हो गया। अब यहाँ पे मॉड ऑफ a कैलकुलेट करना है, ये आप खुद कर सकते हैं। इस वजह से मैंने यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यूज लिखी हैं ताकि आपका जो टाइम है वो बच सके। तो जो मॉड ऑफ a है इसकी वैल्यू 10 आएगी, प्लीज चेक दिस, ठीक है। और उसके बाद आपको क्या करना है, देखना है ये तो 0 के इक्वल नहीं है, यानी कि जो सिस्टम है कंसिस्टेंट है, मतलब यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगी। अब आपको क्या करना है, x = a इनवर्स b के फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है ताकि यहाँ से आप x की वैल्यू यानी x, y और जो z है आपके वेरिएबल है उनकी वैल्यू फाइंड कर सको। अब यहाँ पे a इनवर्स चाहिए तो उसका फॉर्मूला होता है 1/mod of a इंटू में एडजॉइंट ऑफ a। मॉड ऑफ a कैलकुलेट कर चुके हैं, 10 आया है। एडजॉइंट ऑफ a कैलकुलेट करेंगे, इसके लिए सबसे पहले क्या करोगे, माइनर फाइंड करोगे, माइनर की मदद से कोफैक्टर फाइंड करोगे और उसके बाद क्या करोगे, इसका ट्रांसपोज कर दोगे। ऐसा करने से क्या होगा, आपके पास एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू आएगी। तो आपका जो एडजॉइंट ऑफ ए है ये आएगा। पॉज करके वीडियो सब भी सॉल्व करेंगे और कोई चीटिंग नहीं करेगा और उसके बाद चेक करना कि आपका आंसर सही आया या नहीं आया, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है, ये वैल्यू यहाँ पुट करनी है। तो आपके पास ए इनवर्स की वैल्यू आएगी 1/mod of a यानी 1/10 और ये एडजॉइंट ऑफ ए हो गया, ठीक है। अब x = a इनवर्स b करके आंसर मिलेगा। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी है और वैल्यू आएगी 2, -1 और 1। अब इन दोनों को कंपेयर करोगे तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हैं, हेंस x की वैल्यू 2 आएगी, y की वैल्यू -1 और z की वैल्यू 1 आएगी, ठीक है। तो इतना ही है अपना क्वेश्चन नंबर 12। आई होप समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करते हैं। तो अब यहाँ पे मैंने अपना 13 क्वेश्चन लिख दिया है। यहाँ पे भी अब आपको 3 इक्वेशंस गिवन है, ठीक है। ये जो सिस्टम है हमारा लीनियर इक्वेशंस का, आपको क्या करना है, इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है, यानी कि इसके अंदर जो वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो जो वेरिएबल है वो है x, y और z। और यहाँ पे हमें कौन सा मेथड यूज़ करना है, यहाँ पर आपको जो मैट्रिक्स मेथड होता है वो यूज़ करना है। तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो हमारा सिस्टम होता है लीनियर इक्वेशन का, उसे ax = b के फॉर्म में लिखते हैं, जहाँ पे a क्या होता है, एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसके अंदर हम कोफिशिएंट्स लिखते हैं वेरिएबल के। x हमारा एक ऐसा मैट्रिक्स होगा जिसके अंदर हम क्या लिखेंगे, वेरिएबल्स को रखेंगे। और b के अंदर हम रखेंगे कांस्टेंट नंबर, जो एक तरीके से आपके राइट हैंड साइड में प्रोवाइडेड होते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, राइटिंग इक्वेशन एज ax = b के फॉर्म में लिखेंगे। अभी हमने काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व किए, आपको आ गया होगा, है ना। सबसे पहले हम क्या करते हैं, x = b के फॉर्म में लिखते हैं। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या होगी, 2 1 3 3 -2 -1 3 1 और -2। हमने क्या किया, कॉलम नंबर 1 के अंदर x के कोफिशिएंट्स को लिखा। फिर जो हमारा कॉलम नंबर 2 है उसके अंदर y के कोफिशिएंट्स को और z के कोफिशिएंट्स को हमने कॉलम नंबर 3 के अंदर लिखा। ये आपका क्या है, ये a है। फिर x के अंदर हम क्या करेंगे, वेरिएबल्स को पुट करेंगे x मैट्रिक्स के अंदर। तो यहाँ पे आएगा x, y और z और b है तो इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास, 5 -4 और 3, ठीक है जी। तो इस तरीके से आपने लिख दिया, ये a हो गया, ये आपका x हो गया और ये क्या हो गया, b हो गया। अब आपने क्या करना है, ये जो आपके पास x है ना, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। और वो कैसे आती है, x = a इनवर्स b करके आती है। ये हम ऑलरेडी अभी समझ चुके हैं कैसे आया है ये। तो अब करना क्या है कि सबसे पहले तो आपको ये फाइंड करना पड़ेगा कि ये जो आपके पास सिस्टम है लीनियर इक्वेशन का, इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। उसके लिए आपको मॉड ऑफ ए की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले यहाँ पे मॉड ऑफ ए फाइंड करते हैं, कैलकुलेट मॉड ऑफ ए। अब आप क्या कर सकते हैं, किसी भी रो या फिर किसी भी कॉलम के अलोंग इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो हमारी रो नंबर 1 है उसके अलोंग एक्सपेंड करते हैं। तो ये हो जाएगा 2, यहाँ पे ये वाला रो और ये वाली कॉलम कैंसिल, तो ये बचेगा यानी -2 -1 1 और यहाँ पे -2। फिर माइनस में यहाँ पे 3 आ जाएगा और उसके बाद ये वाला कॉलम, ये वाली रो कैंसिल, यानी 1 3 1 और -2 और उसके बाद यहाँ पे प्लस में 3। ये सब हम ऑलरेडी समझ चुके हैं कि किस तरीके से आपको क्या करना है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसके रिलेटेड आपने काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, एक्सरसाइजेस सॉल्व की हैं। तो जब इसको सॉल्व करोगे तब आपके पास जो
मॉड ऑफ ए यानी कि जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए है इसकी वैल्यू क्या आएगी, ये आएगी 40। अब जो 40 होता है वो 0 के इक्वल नहीं होता है, इसका मतलब जो सिस्टम है कंसिस्टेंट है, यानी कि उसका यूनिक सॉल्यूशन यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा। तो अब यहाँ पे मेंशन कर दीजिए, सिंस mod of a is not equal to 0 therefore system of equations is consistent and has a unique सॉल्यूशन। ठीक है, हमने ये लिख दिया है कि जो हमारा मॉड ऑफ ए यानी कि जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू है 0 के इक्वल नहीं आई है, इसलिए जो इक्वेशन का सिस्टम है वो क्या है, कंसिस्टेंट है, यानी कि जो इसका सॉल्यूशन है वो एग्जिस्ट करेगा और यहाँ पे उसका यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। वो कैसे करेंगे, एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी करके करेंगे। उसके लिए हमें ए इनवर्स की वैल्यू चाहिए, और ए इनवर्स की वैल्यू कैसे आती है, 1 में मॉड ऑफ ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए करके आती है। जो मॉड ऑफ ए है उसकी वैल्यू अभी हमने फाइंड की 40 आई है, तो अब आपको एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू चाहिए, उसके बाद ए इनवर्स आएगा, फिर वैल्यूज यहाँ पे पुट करके एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कैलकुलेट, क्या कैलकुलेट करना है, एडजॉइंट ऑफ ए करना है। तो यहाँ पे जो एडजॉइंट ऑफ ए है आपको वो खुद कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे मैं ए की वैल्यू लिख देती हूँ। तो जो ए मैट्रिक्स है वो है आपके पास 2 1 3 3 -2 -1 3 1 और -2। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, आपको माइनर फाइंड करने हैं, देन आपको क्या करना है, कोफैक्टर्स फाइंड करने हैं, और उसके बाद आपको क्या करना है, उसका ट्रांसपोज कर देना है। ठीक है, मैं नहीं चाहती हूँ कि सारी कैलकुलेशन मैं करूँ और आप लोग चीटिंग करके उसको लिख लो। मैं चाहती हूँ कि आप अगर वीडियो देख रहे हो तो समझ के करो और समझ के ही जाओ। ठीक है, तो अच्छे से खुद कैलकुलेट करो, और मैं यहाँ पे वैल्यू लिखती हूँ कि एडजॉइंट ऑफ ए की क्या वैल्यू आएगी। जब कैलकुलेट कर लोगे तब वीडियो को वापस से ऑन करके वापस से कंटिन्यू करके चेक कर लेना है कि आपकी एडजॉइंट की वैल्यू सही आई है नहीं आई है। ठीक है जी, तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ, आपको क्या करना है, खुद कैलकुलेट करनी है। एडजॉइंट की वैल्यू हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, ये इस वजह से मैं यहाँ पे इसको स्किप कर रही हूँ कैलकुलेशन का पार्ट, ताकि आपका टाइम भी बच सके। ठीक है, तो यहाँ पे एडजॉइंट की वैल्यू आएगी यहाँ पे 5 5 5 3 -13 11 9 1 और 7। मुझे पूरा यकीन है कि आप सबकी अच्छे से करेक्ट वैल्यू आई होगी और सबने सॉल्व किया होगा। अब क्या करना है, यहाँ से ए इनवर्स की वैल्यू मिल जाएगी, तो ए इनवर्स की वैल्यू सबसे पहले लिख लेते हैं। तो यहाँ पे ए इनवर्स की वैल्यू आएगी 1 मॉड ऑफ है, यानी कि 1 में 40 इंटू में क्या आएगा आपके पास 5 5 5 3 -13 11 9 1 और -7। ये आपके पास क्या आ गया, ए इनवर्स आ गया। अब x इज इक्वल्स टू ए इनवर्स बी है हमारे पास। अब हमें x की जो वेरिएबल्स है ना, x के अंदर मैट्रिक्स x के अंदर वेरिएबल्स x y और z, उनकी वैल्यू चाहिए। ए इनवर्स हमें चाहिए, हमने फाइंड कर लिया। b की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है, तो नेक्स्ट पेज पे x की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो नेक्स्ट पेज पे मैंने वैल्यू लिख दी है, x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी है। यहाँ पे हमने x की जगह x y z लिखा, जो हमारी वैल्यू थी मैट्रिक्स x की। फिर ए इनवर्स की ये हमारे पास वैल्यू थी 1/40 इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए। अब b हमारे पास ये वाला मैट्रिक्स था, इनको आपस में मल्टीप्लाई किया तो ये वाला मैट्रिक्स आएगा, और यहाँ पे 1/40 साथ में चल रहा है, ये इक्वल टू है। ठीक है, इसको माइनस मत समझना। अब क्या करना है, ये जो 1/40 है इनको तीनों जो एलिमेंट्स हैं उनसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स वाई जेड इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो 1/40 हर एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेगा तो यहाँ आएगा 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे -1। अब आप देख सकते हो कि ये जो दो मैट्रिक्स है इनका ऑर्डर क्या है, सेम है, यानी कि जो ये इक्वल है मतलब इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल है। आप यहाँ लिख सकते हैं, सिंस मैट्रिसेस आर इक्वल देयरफॉर देयर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर ऑल्सो इक्वल। हेंस यहाँ पे आपके पास वैल्यू आएगी, एक्स के कॉरस्पॉन्डिंग 1 है तो एक्स की वैल्यू 1 है, y के कॉरस्पॉन्डिंग 2 है तो जो y है उसकी वैल्यू 2 है, और z के कॉरस्पॉन्डिंग -1 है तो z की वैल्यू -1 है। तो ये जो आपका क्वेश्चन है कंप्लीट हो गया है, क्वेश्चन नंबर 13। अब नेक्स्ट पेज पे हम अपना क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व करते हैं। तो अब यहाँ पे मैंने नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन नंबर 14 लिख दिया है। तो मेरी वो वाली नोटबुक खत्म होगी, इसलिए मैंने नोटबुक चेंज कर ली है, इस वजह से थोड़ा वो आपको जूम लग रहा होगा। तो अब ये जो आपके पास 3 इक्वेशंस है, ये क्या है, लीनियर इक्वेशन का एक सिस्टम है। अब इसके लिए आपको क्या करना है, सॉल्व करना है इसको, यानी कि क्या करना है, मैट्रिक्स मेथड से यहाँ पे इसके वेरिएबल्स की वैल्यूज को फाइंड करना है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, ax इज इक्वल्स टू बी लिखते हैं, ax इज इक्वल्स टू बी लिखते हैं, ये आपको ऑलरेडी समझ आ गया होगा। तो इसका आंसर देखते हैं, क्योंकि मैट्रिक्स मेथड यही तो होता है ना कि x इज इक्वल्स टू बी लिखना है, यही तो मैट्रिक्स मेथड होता है, और फिर x इज इक्वल्स टू ए इनवर्स बी होता है। तो सबसे पहले क्या करना है, राइटिंग इक्वेशंस एज ax इज इक्वल्स टू बी के फॉर्म में हमें नहीं लिखना है। ठीक है, तो लिख लेते हैं। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या होगी,
1 3 2 ये क्या है आपके पास कॉफिशिएंट है x के, और उसके बाद यहाँ पे हम कॉलम नंबर सेकंड के अंदर क्या लिखेंगे y के कॉफिशिएंट्स को, कॉलम नंबर 3 के अंदर हम लिखेंगे z के कॉफिशिएंट्स को। इनटू में x करना है, x के अंदर हम वेरिएबल लिखते हैं तो वेरिएबल है x y और z, और इज इक्वल्स टू b लिखते हैं तो b के हमारे कांस्टेंट नंबर जो ये राइट हैंड साइड में है जो है 7 माइनस में 5 और 12। ठीक है, अब क्या करना है, सबसे पहले हमें चेक करना है कि ये जो आपके पास सिस्टम है इक्वेशन का इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, क्योंकि आप तभी यहाँ पे x की यानी कि वेरिएबल की वैल्यूज को फाइंड कर सकते हैं जब इनकी वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, और उसका फॉर्मूला होता है x इज इक्वल टू a इनवर्स में b। तो क्या करना है, सबसे पहले आपको कैलकुलेट करना है मॉड ऑफ ए यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो आप क्या कर सकते हैं, किसी भी रो के अलोंग इसको एक्सपेंड कर सकते हैं हमारे डिटर्मिनेंट को, या किसी भी कॉलम के। तो हम क्या करते हैं, रो नंबर 1 के अलोंग इसको एक्सपेंड करते हैं तो यहाँ पे 1 रहेगा, ये वाला कॉलम ये वाली रो कैंसिल, 4 -1 -5 और 3 यहाँ पे बचेगा। देन माइनस और -1 और उसके बाद ये वाला कॉलम ये वाली रो कैंसिल, 3 2 -5 और 3। देन प्लस में 2 ये वाला कॉलम ये वाली रो कैंसिल, यहाँ पे बचेगा 3 2 4 और -1। इसको सॉल्व कर दोगे आप, ये आपको सॉल्व करना आता है मुझे पता है। तो इसकी वैल्यू 4 आएगी। अब जो 4 होता है वो 0 के इक्वल नहीं होता है, यानी कि जो हमारा सिस्टम है इक्वेशन का वो कंसिस्टेंट है और इसके क्या है यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। तो अब यहाँ लिख सकते हैं सिंस जो डिटर्मिनेंट है यानी कि जो मॉड ऑफ ए है वो 0 के इक्वल नहीं है, देयरफॉर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट एंड हैज़ ए यूनिक सॉल्यूशंस। ठीक है, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे बता देना है कि यहाँ पे आपके पास यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा और आज की जो इक्वेशन है वो कंसिस्टेंट है क्योंकि मॉड ऑफ ए की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं आई है। अब क्या करना है, हमें x इज इक्वल्स टू ए इनवर्स बी सॉल्व करना है। x इज इक्वल्स टू ए इनवर्स बी के लिए आपको ए इनवर्स की वैल्यू चाहिए, b की वैल्यू तो हमारे पास ऑलरेडी है। जो b है वो हमारा वो वाला मैट्रिक्स है ना जिसके अंदर हमने क्या लिखा है, कॉन्स्टेंट नंबर लिखे जो राइट हैंड साइड है। अब ए इनवर्स की वैल्यू चाहिए, तो ए इनवर्स की वैल्यू कैसे आती है, 1 में मॉड ऑफ ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए, यानी कि अब हमें चाहिए क्या, एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए। तो यहाँ पे आपके पास जो a है उसकी वैल्यू मैं यहाँ लिखती हूँ 1 3 2 -1 4 और -1 2 -5 और 3। ठीक है, तो आपको जब सॉल्व करोगे इसका एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू जब फाइंड करोगे सबसे पहले माइनर फाइंड करना और उसके बाद कोफैक्टर, फिर उसका ट्रांसपोज कर देना। ट्रांसपोज करना हमेशा याद रखना है, ठीक है, क्योंकि कभी कभी हम जल्दबाजी में भूल जाते हैं ट्रांसपोज करना और कोफैक्टर्स को लिखाते फिर आंसर गलत हो जाते हैं। तो हमेशा याद रखना कोफैक्टर्स को जब ट्रांसपोज करोगे तभी एडजॉइंट की वैल्यू आएगी। तो यहाँ पे आपके पास एडजॉइंट की वैल्यू आएगी 7 -19 -11 1 -1 -1 -3 11 और 7। तो ये आपका एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। यहाँ से आपके पास ए इनवर्स की वैल्यू आ जाएगी, मैं लिख देती हूँ 1 में मॉड ऑफ ए, यानी कि 1 में मॉड ऑफ ए था हमारा 4, तो 1 में 4 इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए 7 -19 -11 1 -1 -3 11 और 7। तो ये आपका ए इनवर्स आ गया। अब हमें चाहिए क्या, x इज इक्वल्स टू ए इनवर्स बी चाहिए, तो ये नेक्स्ट पेज पे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो नेक्स्ट पेज पे मैंने लिख दिया कि x की वैल्यू कैसे आएगी, ए इनवर्स बी आएगी। तो ये हमारा x मैट्रिक्स हो गया, x y z इसके एलिमेंट्स हैं। ये हमारा ए इनवर्स हो गया, ये b हो गया। इनको आपस में मल्टीप्लाई करके एक एक एलिमेंट को 1/4 से जब मल्टीप्लाई कर दोगे तब आपके पास वैल्यू आएगी 2 1 और 3 ये एलिमेंट्स आएंगे ये वाले मैट्रिक्स के। जब इन दोनों को कंपेयर करोगे तो दोनों का ऑर्डर कितना है, 2 × 1 है, यानी कि सॉरी यहाँ पे 3 × 1 रहेगा ना ऑर्डर, तो ये मैंने गलत लिख दिया। शायद मैंने पिछले भी कहीं पहले भी शायद गलत लिखा था, उसको प्लीज़ करेक्ट करना अगर गलत था तो। ठीक है, वो गलती से हो गया था। ये क्या है, 3 यहाँ पे रो है और एक कॉलम है, तो 3 × में 1 ऑर्डर रहेगा। तो दोनों क्या है, सेम ऑर्डर के मैट्रिक्स है, यानी कि इक्वल है। इक्वल है तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे। तो यहाँ पे x के इक्वल क्या है, 2 है, तो x की वैल्यू 2 हो गई। y के इक्वल क्या है, 1 है, तो y की वैल्यू 1। देन z के इक्वल 3 है, तो z की वैल्यू 3 होगी। तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो कहीं पे भी मैंने अगर मिस्टेक कर दी है तो आप प्लीज़ उसे करेक्ट कर लेना। आई होप आप समझ रहे हो कि कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि गलत हुआ है, तो वहाँ पे प्लीज़ करेक्ट करना। 1 मिनट मैं आपको चेक करके बता ही देती हूँ कि मैंने कहाँ पे शायद मुझे लग रहा है कि मैंने ऑर्डर गलत लिखा है। 1 मिनट। हाँ जी, तो ये रहा वो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 13 है इसके अंदर मैंने यहाँ गलत लिख दिया था। मुझे अचानक से याद आया जो इनका ऑर्डर है ये 3 × 1 है, मैंने गलती से यहाँ 2 × 1 लिख दिया था। प्लीज़ करेक्ट करें इसे अपनी नोटबुक के अंदर। यहाँ पे 3 × 1 आएगा। मुझे पता है आप बहुत समझदार है, आपने गलत लिखा ही नहीं होगा। प्लीज़ करेक्ट दिस। ठीक है, इसको प्लीज़ करेक्ट कर लेना अपनी नोटबुक में। अगर किसी ने बाई चांस गलत लिख दिया है तो 3 × 1 है इनका ऑर्डर, क्योंकि यहाँ पे 3 रो हैं और एक क्या कॉलम है। हमारा जो ऑर्डर होता है वो कितना होता है, वो होता है रो इंटू में कॉलम।
है ना। तो यहाँ पे कितनी रो है, यहाँ पे 3 रो है, तो 3 to 1 हमारे पास ऑर्डर रहेगा। बाकी वही है कि ऑर्डर 3 to 1 है, दोनों का सेम ऑर्डर है, तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल है। ठीक है, पता नहीं कहाँ पे मैंने क्या सोच रही थी, मैं ये गलत लिख दिया था मैंने, प्लीज़ इसको करेक्ट कर लेना। आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व करते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर 15 लिख दिया है। इफ़ ए इज इक्वल्स टू दिस, ये आपका ए मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर कितना है 3 into 3 है, यानी क्या है ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्योंकि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम क्या है इक्वल है। आपको क्या करना है, इसका ए इनवर्स फाइंड करना है, और जो ए इनवर्स आ जाएगा उसकी मदद से आपको ये जो आपके पास इक्वेशंस का सिस्टम है उसको सॉल्व करना है। बहुत ईजी है, वही फॉर्मूला लगेगा, एक्स इज इक्वल्स टू ए इनवर्स बी। सिंपल सी बात है, ये लोग हमें क्या करवा रहे हैं, पहले ए इनवर्स कैलकुलेट करवा रहे हैं, ए इनवर्स हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर लेंगे, देन एक्स इज इक्वल्स टू ए इनवर्स बी के फॉर्मूले से इसको सॉल्व कर देंगे। देखो जो आपकी बुक होती हैं, जो आपके क्वेश्चंस आते हैं ना, जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो सब आपको आते हैं। ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होता है, अगर आपने सच में मतलब बेसिक उसका समझा है ना, तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होता है जो कहीं और से आए। ठीक है, बेसिक उसके अंदर वही यूज़ होगा, बस उसकी जो लैंग्वेज होती है क्वेश्चन की वो थोड़ी सी चेंज कर देते हैं, थोड़ी सी ट्रिकी आपको लैंग्वेज दे देते हैं, जिस वजह से आपको कभी कभी ऐसा लगता है यार ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं है। नहीं, आपको सब आता है, आप अगर पढ़ के जा रहे हो बेसिक, देन यू नो एवरीथिंग। ठीक है, बस आपको थोड़ा सा वहाँ सोचने की ज़रूरत होती है, उसकी जो लैंग्वेज होती है उसको समझने की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो इसका आंसर देखते हैं। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले ए मैट्रिक्स हमारा लिख लेते हैं। ए है क्या भाई, 2 3 1 -3 2 1 5 -4 और -2। अगर आप ध्यान से देखते हो ना, तो जो ये आपको ए मैट्रिक्स गिवन है ना, ये इसी का है। मतलब कि देखो ये कि आपके पास ये जो एलिमेंट्स है ना, ये कॉलम नंबर 1, ये क्या है आपके पास एक्स के कोफिशिएंट्स हैं, ये क्या है वाई के कोफिशिएंट्स, और ये क्या है जेड के कोफिशिएंट है। तो करवा क्या रहे हैं, इनडायरेक्टली वो आपसे इसी का जो आपके पास ए इनवर्स होता है वो कैलकुलेट करवा रहे हैं, ताकि बाद में आपके लिए ईजी रहे। ठीक है, या आपके लिए कोई हार्ड नहीं बनाना चाहते क्वेश्चन को, आपके लिए ईजी ही कर रहे हैं, बस लैंग्वेज उन्होंने थोड़ी सी ट्रिकी टाइप दी हुई है। ठीक है, कोई गल नहीं है, कोई बात नहीं है। तो अब ध्यान से देखो, ये हमारा ए हो गया। अब आपने करना क्या है कि आपको सबसे पहले ए एक्स इज इक्वल्स टू बी के फॉर्म में इसको लिखना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए एक्स इज इक्वल्स टू बी के फॉर्म में इसको लिख लेते हैं। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, राइटिंग इक्वेशन एज ए एक्स इज इक्वल्स टू बी के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो आपके पास ए की वैल्यू तो ऑलरेडी प्रोवाइडेड ही है। ठीक है, ये लिख देते हैं, 2 3 1 -3 2 1 5 -4 और -2। देन एक्स की वैल्यू है एक्स वाई और जेड, और बी की वैल्यू है आपके पास 11 -5 और -3। ठीक है, ये जो वैल्यूज़ है ना यहाँ से लेनी है, ये वाले सिस्टम से। ठीक है, तो आपने ये वैल्यूज़ लिख दी। अब आपको करना क्या है कि अब आपको कैलकुलेट करना है, मॉड ऑफ ए कैलकुलेट करना है। ये जो ए है ना, इसके लिए आपको क्या करना है, मॉड ऑफ ए कैलकुलेट करना है। रो नंबर 1 से कर लेते हैं, आपकी मर्जी है भाई, जिस भी रो जिस भी कॉलम से करना चाहते हो करो। तो आपके पास यहाँ पे मैं कर देती हूँ एक्सपेंडिंग अलोंग R1, तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ ए इज इक्वल्स टू, यहाँ पे 2 है, ये हो जाएगा 2 1 -4 -2 माइनस ऑफ -3। देन ये आपके पास ये वाला कॉलम, ये वाली रो कैंसिल, 3 1 -4 -2, देन प्लस में 5, यहाँ पे 3 1 2 और 1। ये मैंने आपके लिए वैल्यू लिखी है। अब आप इसको सॉल्व करोगे, ये जो आपके पास है ना, इनकी डिटरमिनेंट फाइंड करना है। तब आपके पास जो मॉड ऑफ ए है इसकी वैल्यू -1 आएगी। -1 0 के इक्वल नहीं होता है, यानी कि आप इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं एक्स इज इक्वल्स टू ए इनवर्स बी के फॉर्मूले से। तो ये जो सिस्टम है यहाँ लिख देते हैं, सिंस मॉड ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट है, यानी कि भाई इसका यहाँ पे सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। और यहाँ पे कितने सॉल्यूशन होंगे, एक ही यूनिक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, एंड हैज़ ए यूनिक सॉल्यूशन। तो ये लिख दिया है। नेक्स्ट पेज पे एक्स इज इक्वल्स टू ए इनवर्स वाली फॉर्मूले से सॉल्व करते हैं। इसका क्या सॉल्व कर रहे हैं, हम सॉल्यूशन को सॉल्व कर रहे हैं, यानी कि हम एक्स वाई और जेड को फाइंड करने वाले हैं एक्स इज इक्वल्स टू ए इनवर्स बी के फॉर्मूले से। ऐसे क्वेश्चन अभी किए थे, क्वेश्चन नंबर 14 तक हमने यही किया था, बस क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर हमें लैंग्वेज थोड़ी चेंज करके दी है ना। यहाँ पे मैंने नेक्स्ट पेज पे लिख दिया कि सबसे पहले हम ए इनवर्स को कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि एक्स इज इक्वल्स टू ए इनवर्स होता है फॉर्मूला। तो ए इनवर्स हमें चाहिए, बी तो ऑलरेडी है हमारे पास। ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1/mod ऑफ ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए। इनवर्स की हमने वैल्यू फाइंड करने के लिए मॉड ऑफ ए ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है, जो है -1। तो आपने क्या करना है, ए जो हमारे पास मैट्रिक्स है इसका एडजॉइंट ऑफ ए कैलकुलेट करना है। ये आप खुद कर सकते हैं, इसलिए मैं डायरेक्ट वैल्यू लिखी है। सबसे पहले माइनस फाइंड करोगे, देन कोफैक्टर, और उसके बाद क्या करोगे, इसका ट्रांसपोज कर दोगे, है ना। ये आपको ऑलरेडी सब समझ आ चुका है। ठीक है, इस वजह से मैं क्या कर रही हूँ, कैलकुलेशन वाला पार्ट आपके लिए छोड़ रही हूँ, ताकि आप ये चेक कर सको कि आप कितने फास्ट हो गए हो कैलकुलेशन के अंदर, और साथ ही में आपकी कहाँ कहाँ पे मिस्टेक हो रही है, ताकि बाद में आप उनको इम्प्रूव कर सको। ठीक है, तो ये एडजॉइंट ऑफ ए हो गया। अब हमें ए इनवर्स चाहिए, तो 1/mod ऑफ ए, यानी कि -1/1, क्योंकि यहाँ पे जो मॉड ऑफ ए इसकी वैल्यू -1 थी। तो इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए,
ये हो जाएगा 0 2 1 -1 9 -5 2 23 और 13। अब हमें क्या करना है, x इज इक्वल्स टू ए इनवर्स b चाहिए, और आपके पास जो b है उसकी जो वैल्यू है मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगी ताकि आपको बार बार चेक ना करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये है आपका b, ये क्या आपका b मैट्रिक्स है। यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं x के लिए, तो x जो है हमारा वो है XYZ, और a इनवर्स की वैल्यू हो जाएगा -1, ठीक है। जब -1 है ये क्या करेगा, हर एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेगा, तो जो सिंबल है वो बदल जाएंगे, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा +1 -2 -2 -9 माइनस में 23 -1 प्लस में 5 और माइनस में 13। अब इनटू में क्या करना है, b करना है। अब इनटू भी आपको करना आता है तो ये कैलकुलेशन भाई आप करोगे, है ना। तो ये भाई आप बहुत ही इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हो। अब तो आप फटाफट से कैलकुलेट कर रहे होगे क्योंकि अब तो आप माहिर हो चुके हो भाई। XYZ इज इक्वल्स टू, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे, ये इजी बना देती हूँ आपके लिए। सबसे पहले क्या करोगे, ये वाले जो एलिमेंट्स हैं इनको इनसे मल्टीप्लाई करोगे, 0 को 11 से, 1 को -5 से, -2 को -3 से, फिर इनको करोगे कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट से मल्टीप्लाई, फिर इनको करोगे, है ना। तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1 2 3। देयरफॉर x की वैल्यू 1 आएगी, y की वैल्यू 2 आएगी, और जो z है उसकी वैल्यू 3 आएगी, ठीक है। तो ये आपको क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे सॉल्व हो गया है। अब आपने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व करना है, तो कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16 नेक्स्ट पेज पर। अच्छा जी, तो नेक्स्ट पेज पे भाई मैंने क्वेश्चन नंबर 16 लिख दिया है। बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, ठीक है। द कॉस्ट ऑफ 4 kg अनियन, अनियन कह लो, ओनियन कह लो भाई, जो कहना है वो कह लो, प्रोनाउंसिएशन में इतना कुछ नहीं रखा, आंसर आना चाहिए भाई आपका, ठीक है। द कॉस्ट ऑफ 4 kg अनियन, 3 kg वीट एंड 2 kg राइस इज 60। जो आपको क्या बोला हुआ है कि जो 4 kg प्याज हैं, 3 kg आपका गेहूं है, और 2 kg चावल हैं, वो 60 रुपीज़ के हैं। और उसके बाद बोला है कि 2 kg अनियन, 4 kg वीट और 6 kg लोगे तो 90 रुपीज़ के पड़ेंगे। और जब आप लेते हो 6 kg अनियन, 2 kg वीट और 3 kg राइस, तो वो 70 रुपीज़ के हैं। आपको क्या क्या करना है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच आइटम पर kg बाय मैट्रिक्स मेथड। आपको क्या करना है कि 1 kg मतलब 1 kg अनियन, 1 kg वीट और 1 kg जो राइस है वो कितने रुपीज़ के हैं, और आपको ये वैल्यू फाइंड करनी है यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है, मैं सच बता रही हूँ, बहुत बहुत ईजी क्वेश्चन है। इसका आंसर देखते हैं। देखो भाई, सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो अनियन, वीट और जो राइस है इनको कुछ ना कुछ वेरिएबल करके मानना पड़ेगा, है ना। तो हम क्या करते हैं, जो अनियन है उसको x मान लेंगे, वीट को y मान लेते हैं, और जो राइस जी है उनको हम z मान लेते हैं। तो यहाँ मैं लिख देती हूँ, लेट the cost of onion, wheat and rice पर kg, हम 1 kg के लिए मान रहे हैं, ठीक है। b हमने मान लिया कि 1 kg जो हमारा अनियन है वो x है, 1 kg जो हमारा वीट है वो y है, और जो हमारा z है वो क्या है, 1 kg राइस है यानी कि चावल है, रिस्पेक्टिवली, ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, जो गिवन है ना वो देखना है। अब आपको क्या गिवन है, देखो आपको सबसे पहले बोला है 4 kg अनियन यानी कि 4 × x, फिर क्या करना है 3 kg वीट ले रहे हो यानी कि 3y ले रहे हो, और उसके बाद 2 kg राइस भी ले रहे हो, प्लस में 2z ले रहे हो, कितने रुपीज़ देने पड़ेंगे 60। तो ये क्या आ गई, पहली इक्वेशन आ गई। इसी तरह आपके पास क्या आएगी, सेकंड इक्वेशन आएगी, क्या आएगी, द कॉस्ट ऑफ 2 kg अनियन यानी कि 2x, प्लस में 4 kg वीट यानी कि 4y, प्लस में 6 kg राइस यानी कि 6z इज इक्वल्स टू 90 रुपीज़। ये आपके पास सेकंड इक्वेशन आ गई। उसी तरह थर्ड इक्वेशन आपके पास आएगी, द कॉस्ट ऑफ 6 kg अनियन यानी कि 6x, प्लस में 2 kg वीट यानी कि 2y, प्लस में 3 kg राइस यानी कि 3z इज इक्वल्स टू 70। अब ये आपके पास क्या आ गई, 3 इक्वेशंस आ गई। ये क्या आ गया, लीनियर इक्वेशन का एक सिस्टम आ गया। अब क्या करना है, इसको मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना है। अब तो बहुत ही ईजी हो गया है ना, बस हमें क्या करना था, इक्वेशन में कन्वर्ट करना था इस वर्ड जो आपको प्रॉब्लम गिवन थी। अब क्या करेंगे, इसको ax इज इक्वल्स टू बी के फॉर्म में लिखेंगे। तो यहाँ पे a क्या होगा, 4 2 6, ये हमारे x के कोफिशिएंट्स हो गए, फिर यहाँ पे 3 4 2 हमारे y के कोफिशिएंट्स हो गए, 2 6 और 3 आपके पास z के कोफिशिएंट्स हो गए। आपको फाइंड क्या करना है, x y और z की वैल्यू, यानी कि जो x मैट्रिक्स है ये आपको फाइंड करना है। ये हमारा a मैट्रिक्स का था, इज इक्वल्स टू b मैट्रिक्स है हमारा 60 90 और 70, ये क्या है, रुपीज़ है, ठीक है। अब हमें करना क्या है कि सबसे पहले ये फाइंड करेंगे भाई इनकी वैल्यू होती, मतलब यहाँ पे एग्जिस्ट करेगी भी या नहीं करेगी, मतलब सॉल्यूशन है भी या नहीं है इनके यहाँ पे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कैलकुलेट मॉड ऑफ ए कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे जो मॉड ऑफ ए है ये आपको खुद कैलकुलेट करना है, हम काफ़ी क्वेश्चंस के अंदर कर चुके हैं। यहाँ पे 25 आएगी वैल्यू, 0 के इक्वल नहीं है, यानी कि जो सिस्टम है वो क्या है, कंसिस्टेंट है, और साथ ही में क्या उसकी यूनिक सॉल्यूशन यहाँ पे एग्जिस्ट करेगी, ठीक है।
तो आपको करना क्या है, इसको आगे सॉल्व कर सकते हो क्योंकि जो सिस्टम है वो क्या है, कंसिस्टेंट है इक्वेशन का, साथ ही में यूनिक है। तो आपको करना क्या है कि x इज इक्वल्स टू ए इनवर्स बी आपको चाहिए, क्योंकि आपको x की वैल्यू चाहिए, जो x मैट्रिक्स है एक्स वाई जेड वाला, उसकी वैल्यू आपको चाहिए यहाँ पे वेरिएबल की। तो आपको क्या करना है, ए इनवर्स कैलकुलेट करना पड़ेगा। और ए इनवर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, 1 में मॉड ऑफ ए इंटू में क्या करते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए करते हैं। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिखूंगी अब की बार वैल्यू, ठीक है। अब की बार भी आपको खुद ही कैलकुलेट करनी है एडजॉइंट की। देखो एडजॉइंट की वैल्यू सिंपल होती है, सबसे पहले माइनर फाइंड करेंगे और उसके बाद देखो माइनर कैसे फाइंड करते हैं। आपको क्या करना है कि जिस भी पर्टिकुलरली एलिमेंट के लिए माइनर फाइंड किया जा रहा है वो जिस भी रो और जिस भी कॉलम के अंदर उनको कैंसिल करो, जो वैल्यू बची है उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करो, माइनर आ जाएगा। उसके बाद क्या करना है, कोफैक्टर फाइंड करना है। कोफैक्टर कैसे फाइंड करते हैं, -1 की पावर आई प्लस में जे, यानी कि नंबर ऑफ रो प्लस में नंबर ऑफ कॉलम इंटू में क्या करते हैं, माइनर ऑफ दैट एलिमेंट। इस तरीके से आप कोफैक्टर फाइंड करते हैं। ऐसा करने के बाद आपके पास क्या आती है, एक मैट्रिक्स आता है और उसके बाद क्या करना है आपको, उसका क्या करना है, ट्रांसपोज करना है, यानी कि जो रो है उनको कॉलम बना देना और जो कॉलम है उनको रो बना देना। ऐसे करने के बाद आपके पास एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू आएगी और यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए की जो वैल्यू आएगी मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, इसकी वैल्यू आएगी 0, 15, -10, -5, 0, 10 और यहाँ पे आएगा 5, -10 और 5, ये आपके पास क्या आएगा, एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा। अब आपने करना है क्या है कि यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है मॉड ऑफ ए की जो है 25 और एडजॉइंट ऑफ ए की, और आपके पास ए इनवर्स आ जाएगा। नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं और एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। तो नेक्स्ट पेज पे मैंने ए इनवर्स की वैल्यू लिख दी है। ये क्या होती है, 1/mod ऑफ ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए। हमने क्या किया, यहाँ पे ये जो 1/25 है एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास ये वैल्यू आएगी। 1/5 को हमने बाहर यहाँ पे कॉमन ले लिया है। अब x इज इक्वल्स टू ए इनवर्स बी हमें एक्चुअल में फाइंड करना है। x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है जिसके अंदर हमारी वेरिएबल है x, y और z। यहाँ पे ए इनवर्स की वैल्यू लिखी, यहाँ पे b की वैल्यू लिखी। अब करना क्या है कि इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है और उसके बाद 1/5 को एक एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना है। जब करोगे तो यहाँ 5, 8 और 8 आएगा। दोनों को कंपेयर करोगे क्योंकि जो दोनों मैट्रिक्स हैं वो क्या है, इक्वल है, क्योंकि दोनों का ऑर्डर क्या है, सेम है। जो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट है वो भी सेम है। तो यहाँ पे x की वैल्यू आएगी ₹5 जो है कॉस्ट ऑफ 1 kg अनियन, और उसके बाद 1 kg जो हमारा वीट है उसके रुपीज़ है y, यानी कि ₹8, और 1 kg जो राइस है जिसे हमने z माना था वो भी क्या है, ₹8 है, यानी कि ये क्या हो गया, आपका आंसर आ गया। ये क्या आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। तो यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज 4.6 पूरी कंप्लीट हो गई है, ठीक है जी।